Good morning dear students. इलेक्ट्रिकल ड्राइंग डिजाइन एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग सेकंड की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज 2 से 2.5 महीने बाद हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आमने सामने हैं और जो चैप्टर नेक्स्ट मैंने स्टार्ट करना है वो है एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइंस, यानी सिरोपरि लाइनों का आगमन एवं मूल्यांकन करना। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में मोस्टली जो लाइंस हैं वो ओवरहेड लाइंस हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में। तो सबसे पहले यदि मुझे एक ओवरहेड लाइन का इरेक्शन करना है तो उसके लिए मुझे उसकी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करनी होगी, जिसके लिए मुझे आवश्यक है कि उस लाइन के बेसिक या मेन कंपोनेंट्स की जानकारी होना। तो मेन कंपोनेंट्स जो लाइन के हैं आप लोगों को मैंने पहले से बताया हुआ है, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लें। लाइन सपोर्ट, नंबर 2 क्रॉस आर्म, नंबर 3 क्लैंप्स, लाइन इंसुलेटर, कंडक्टर्स, लाइटनिंग अरेस्टर, डेंजर प्लेट, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस, बर्ड गार्ड, स्टे अरेंजमेंट और जंपर वायर। देखिए बेटा मैं आपको बता दूं कि लाइन सपोर्ट का काम होता है कंडक्टर को ग्राउंड से उचित ऊंचाई पर रखना। तो ये अलग अलग लाइनों के लिए अलग अलग ग्राउंड क्लियरेंस रखा जाता है। वेरियस टाइप की जो वोल्टेज लाइन है जैसे 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV, 220 kV, तो उसके लिए ग्राउंड क्लियरेंस का अलग अलग मानक है। तो इस पे यदि मैं बात करूं तो लाइन सपोर्ट के लिए वुडन पोल्स जो कि पुराने जमाने में यूज होते थे, आजकल यूज नहीं होते, आग लगने का खतरा बना रहता है स्पार्किंग होने के कारण। लेकिन जो कॉमनली पोल्स यूज किए जाते हैं वो आपके हैं स्टील पोल्स, और स्टील पोल्स 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 स्टील ट्यूबुलर पोल। स्टील ट्यूबुलर पोल आप सभी ने देखा होगा, शहरी क्षेत्रों की जितनी भी एलटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं वो स्टील ट्यूबुलर पोल पे है। स्टील ट्यूबुलर पोल के नीचे का जो बेस है उसका डायमीटर अधिक होता है, उसके बाद उससे कम और ऊपर जाकर के फिर और भी कम हो जाता है। नीचे का जो डायमीटर है वैसे हाइट के अनुसार ये चेंज होते हैं, लेकिन जो बेसिक एलटी लाइन है उसके लिए 150 mm, 125 mm, 100 mm, इस प्रकार के स्टील ट्यूबुलर पोल यूज होते हैं। और इसमें दूसरे प्रकार का जो स्टील पोल है वो है रेल पोल। स्टील ट्यूबुलर पोल सामान्यतः 11 kV तक के लिए यूज होते हैं। ये पॉइंट नोट करना अति आवश्यक है कि स्टील ट्यूबुलर पोल का जो आप इस्तेमाल करेंगे वो 11 kV तक की लाइन के लिए करेंगे, जबकि रेल पोल को हम 33 kV तक यूज कर सकते हैं। रेल पोल आप जानते हैं कि जो पुरानी रेल पटरियां हैं जो कि अब वहां काम के योग्य नहीं रही है, उनको हम पोल के लिए यूज कर सकते हैं। तो रेल पोल 33 kV की जो हाइट हो सकती है वो 11 से 13 मीटर तक हो सकती है, जबकि स्टील ट्यूबुलर पोल आपका 8 से 12 मीटर तक का हो सकता है। तो ये पोल्स की बात हुई। इसके बाद एक तीसरे प्रकार का जो पोल होगा वो आपका होगा आरसीसी पोल, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल, या इसे प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट पोल भी कहते हैं, पीसीसी पोल भी कहते हैं। यानी पहला वुडन पोल जो यूज नहीं किया जा रहा, दूसरा स्टील पोल जो 2 प्रकार का है, तीसरा आरसीसी या पीसीसी पोल। आरसीसी पोल भी सामान्यतः 11 मीटर तक के यूज हो सकते हैं और 11
केवी की लाइनों के लिए। ये पॉइंट्स आप नोट कर लें, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमें एक क्वेश्चन का वोल्टेज दे रखा होगा कि इतने केवी की लाइन है और उसके लिए लाइन डायरेक्शन करना है। तो वहां पर यदि आप ग्रामीण खेत खलियारों से होकर के कोई लाइन जा रही हो तो वहां पे आप आरसीसी का पोल लगा देंगे, और यदि शहरी क्षेत्र में कोई लाइन है तो वहां पे स्ट्रीट ट्यूबवेल पोल या रेल पोल का आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये पॉइंट आप नोट करना जरूरी है कि लाइन सपोर्ट हम कहां पर कौन सा यूज करेंगे। दूसरा क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म का काम होता है कि जो लाइन कंडक्टर है उनके बीच में उचित स्पेसिंग बनाना, ताकि दोनों कंडक्टर के बीच में स्पार्क ओवर ना हो। और आप समझ सकते हैं कि ये वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज क्रॉस आर्म का जो साइज है वो होगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो क्रॉस आर्म होती है वो जनरली दो प्रकार की यूज होती है। तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म दो प्रकार की, एक स्ट्रेट क्रॉस आर्म और दूसरा वी क्रॉस आर्म। अब डिस्प्लेसमेंट लाइन का किस प्रकार से है उसके आधार पर आप इनमें से कोई भी चयन कर सकते हैं। ये जो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्लैंप। देखिए क्लैंप का काम क्या होता है। क्लैंप का काम होता है लाइन इंसुलेटर को पोल पर माउंट करने का। दूसरा, इस क्रॉस आर्म को भी क्लैंप के माध्यम से उस पोल पर माउंट किया जाएगा। अर्थ वायर को भी क्लैंप के माध्यम से बांधा जाएगा। इसके अलावा जो आपकी स्टे अरेंजमेंट है, उस स्टे अरेंजमेंट के लिए जो वायर यूज होगा उसके लिए स्टे क्लैंप का हम वहां पर यूज करेंगे। सेकल इंसुलेटर को लगाने के लिए आई क्लैंप या डी क्लैंप का हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे। टर्मिनल पोल पर डी क्लैंप यूज करते हैं, जबकि जो बीच वाले जितने भी पोल होते हैं उन पर हम आई क्लैंप का यूज करते हैं। तो क्लैंप वेरियस टाइप की क्लैंप है, बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक आपकी बुक में भी दे रखा है, उसको आप अच्छे से फिगर बना करके समझ लें। चौथा पॉइंट है लाइन इंसुलेटर। देखिए लाइन इंसुलेटर का काम क्या होता है। लाइन इंसुलेटर का काम ये है कि जो लाइन कंडक्टर है उसको पोल से इंसुलेट करना, क्योंकि पोल जो होता है वो अर्थ पोटेंशियल पे होता है, भू विभव पर होता है। उससे आइसोलेट करने के लिए इंसुलेटर हम यूज करते हैं। और इंसुलेटर सामान्यतः पोर्सिलीन का बना होता है। इसकी जो सरफेस होती है वो थोड़ा चिकनी रखी जाती है। दूसरा, इंसुलेटर पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर, डिस्क टाइप इंसुलेटर, और इसका तीसरे प्रकार का जो इंसुलेटर है शेकल इंसुलेटर। ये तीन प्रकार के इंसुलेटर आप ओवरहेड लाइंस में देखेंगे। जो डिस्क टाइप का इंसुलेटर है उसको हम स्ट्रिंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्या है कि यदि एक से अधिक यूनिट डिस्क इंसुलेटर की हम यूज कर रहे हैं और उसे वर्टिकल रूप में यूज करें तो इस प्रकार का इंसुलेटर आपका बन जाता है सस्पेंशन इंसुलेटर। और यही स्ट्रिंग यदि हॉरिजॉन्टली यूज की जाए तो उसे हम स्ट्रेन इंसुलेटर कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जब लाइन कंडक्टर का दबाव पड़ेगा या खिंचाव पड़ेगा तो ऐसी पोजीशन में हम स्ट्रेन इंसुलेटर को यूज करेंगे। तो टर्मिनल पोल्स जहां पर होंगे या जहां पर लाइन किसी एंगल पर टर्न कर रही होगी वहां पर हम स्ट्रेन इंसुलेटर यूज करेंगे। और बाकी अगर जितनी भी जगह है वहां पर सभी सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की स्ट्रिंग यूज की जाएगी। सेकल इंसुलेटर नॉर्मली एलटी लाइन में यूज किया जाता है। टर्मिनल पोल पर आप सेकल इंसुलेटर यूज करते हो। सेकल इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर के फिगर भी आप ईबीडी फर्स्ट में पढ़ चुके हो और पीडी में विस्तार पूर्वक पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि कौन सी लाइन पर कौन सा इंसुलेटर यूज करना है और किस साइज का यूज करना है। साइज के बारे में और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज सिर्फ हम यहाँ पे मेन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आएगा लाइन कंडक्टर का। लाइन कंडक्टर यानी ओवरहेड लाइंस में हम कौन सा लाइन कंडक्टर यूज करते हैं।
देखिए सामान्यतः दो प्रकार के लाइन कंडक्टर ओवरहेड लाइंस में यूज किए जाते हैं। नंबर एक डबल एसी यानी ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। लाइन कंडक्टर के टाइप भी आप देख लें। लाइन कंडक्टर नंबर 1 डबल एसी। डबल एसी का मतलब ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, यानी इस प्रकार के कंडक्टर में सभी जो तार होंगे वो एल्यूमिनियम के होंगे। दूसरा आपका ACSR। ये डबल एसी को हम केवल एलटी लाइन तक ही सीमित रखते हैं, बाकी जितनी भी 11 केवी 33 या और उससे ऊपर की जो लाइन है ACSR कंडक्टर कॉमनली यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम क्लोरेड स्टील रीइंफोर्स्ड कंडक्टर, इसमें बीच में तार की कंडक्टर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्टील का रीइंफोर्समेंट किया जाता है। स्टील के वायर के ऊपर तारों को लपेटा जाता है। स्ट्रैंडेड वायर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो बाकी के जितने भी तार होंगे वो एल्यूमिनियम के होंगे और बीच में जो तार कुछ तार जो है वो स्टील के रखे जाएंगे। कितने तार स्टील के रखे जाएंगे, कितने एल्यूमिनियम के रखे जाएंगे, कौन सी लेयर में कितने तार होंगे, इसके लिए फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो ये दो प्रकार के लाइन कंडक्टर हम लोग यूज करेंगे। या तो क्वेश्चन में दिया होता है और नहीं दिया होता है तो एंटी लाइन यदि आए तो आपके पास डबल एसी कंडक्टर आप यूज कर सकते हैं, बाकी की लाइनों में आप ACSR कंडक्टर यूज कर लीजिए। देन लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर इसे शॉर्ट में LAD कहते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर का काम होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आकाशीय विद्युत से बचाना, लाइटनिंग से बचाना। इसके लिए विभिन्न प्रकार के लाइटनिंग अरेस्टर यूज किए जा सकते हैं और आपके कॉमनली जो यूज होते हैं मैं उसमें बता दूं आपको। हॉर्न गैप टाइप लाइटनिंग अरेस्टर है, थायराइड टाइप का लाइटनिंग अरेस्टर है, देन डेंजर प्लेट। डेंजर जो लाइन के आसपास जनमानस है उसको अलर्ट करने के लिए प्रत्येक पोल पर एक डेंजर प्लेट लगा दी जाती है। डेंजर प्लेट लोगों को इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पर डेंजर है। इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह बने होते हैं जो आपने देखे होंगे। डेंजर प्लेट को सामान्यतः 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर पोल पर माउंट किया जाता है और प्रत्येक पोल पर इसको लगाना आवश्यक होता है। इसके बाद एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस का मतलब कोई अनऑथराइज्ड पर्सन किसी पोल पर ना चढ़े, इसके लिए प्रत्येक पोल पर एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस के तौर पर एक कटीला गैल्वेनाइज्ड आयरन का तार बांध दिया जाता है जो सामान्यतः 2.5 मीटर की ऊंचाई से बांधा जाता है और 90 सेंटीमीटर की रेंज में उसको पोल पर बांधते हैं। तो एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस का उद्देश्य है कि पोल पर कोई ना चढ़े। बर्ड गार्ड किसी पक्षी के क्रॉस आर्म पर बैठने से शॉर्ट सर्किट की संभावना को निरस्त करना है। तो इसके लिए बर्ड गार्ड जो छोटी लाइंस होती हैं, एल्टी लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, उन पर लकड़ी के टुकड़े लगा दिए जाते हैं जिससे कि वहां पर स्पेसिंग मेंटेन हो जाती है। या फिर एक कटीला स्टील का इस फॉर्म में एक कंपोनेंट लगा दिया जाता है जिसको देख करके पक्षी उस पर नहीं बैठते। तो ये आपका बर्ड गार्ड। स्टे अरेंजमेंट। स्टे अरेंजमेंट कहाँ लगाते हैं? जहां पर टर्मिनल पोल है, यानी जहां पर जो फोर्स लगे हुए लाइन पर वो अनबैलेंस्ड हो, वहां पर हम स्टे अरेंजमेंट करते हैं। या लाइन कहीं पर टर्न कर रही है, वहां पर भी फोर्स अनबैलेंस्ड होंगे, तब भी हम वो स्टे लगाएंगे। और कहाँ कितनी स्टे लगेंगी ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड करेगा। सामान्यतः 1 से 3 डिग्री के टर्न पर स्टे नहीं लगाते हैं। 11 kV से ज्यादा की लाइन है तो लगा सकते हैं, बाकी इससे कम पर हम नहीं लगाते हैं। अदरवाइज इसके लिए एक टेबल आपकी वीडियो में दे रखी है, उसको आप देख लें कि कितने एंगल पर कितनी स्टे कौन सी लाइन पर लगती है। जंपर वायर। जंपर वायर का काम होता है कि सेक्शन पोल जहां पर आपने लगाए हैं उन सेक्शन पोल पर एक तरफ की लाइन को दूसरी तरफ की लाइन
जॉइंट आ रहा है, जो स्ट्रेट जॉइंट पर जॉइंटिंग स्लीव लगा करके हम लाइन कंडक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स प्रत्येक पॉइंट के टाइप्स, कौन सा टाइप कहां पर यूज होता है उसका फिगर बना करके देख ले। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो स्टे अरेंजमेंट का है। स्टे अरेंजमेंट के लिए एक अलग से वीडियो मैं भी बनाऊंगा और आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि स्टे अरेंजमेंट का एक सुंदर सा फिगर बना करके प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि 10 नंबर में स्टे अरेंजमेंट आपके पेपर में जरूर आने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।